हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे और उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट फैक्टर जो देखा था वो था नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और दूसरा देखा था कंसंट्रेशन। इसमें से कंसंट्रेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और कंसंट्रेशन में हमने रेट ला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी की थी। आज हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कि किसी भी रिएक्शन के रेट पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। और फिर ये भी पाया गया है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है वो बढ़ जाती है 2 to 3 टाइम्स। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो अगर हम इस बात को बोलें तो क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन increases, on increasing temperature rate of reaction increases, and it is found that on increasing temperature by 10 degrees centigrade rate of reaction becomes 2 to 3 times. 2 to 3 times. ठीक है। And this 2 to 3 time is known as temperature coefficient. Temperature कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि कोई रिएक्शन है, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी और हर बार जितनी बार आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उस रिएक्शन का रेट 2 to 3 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा और यही 2 to 3 टाइम्स कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट को Q10 या अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको हमको डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन at 2 different temperature differ by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई रिएक्शन हो रही है बेटा, जैसे मान लो इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और इस पे आपने रेट रिएक्शन निकाला एक टेम्परेचर T1 पे और दूसरे बार रेट निकाला T+10 पे, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो Q10 या अल्फ़ा ये होता है T+10 अपॉन T का रेट का रेशियो। मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको रेशियो निकालना है और इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 डिग्री सेंटीग्रेड का।
जनरली ये जो टेम्परेचर लिया जाता है वो T लिया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T + 10 हो जाता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जनरली इसी टेम्परेचर रेंज में देखा जाता है या Q10 या अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और मैक्सिमम रिएक्शन के लिए Q10 की जो वैल्यू होती है वो 2 to 3 के बीच में होती है। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वैल्यू ऑफ Q10 या अल्फ़ा ये होती है 2 to 3 के बीच में। यानी कि हर बार जितनी बार आपने 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम बात करें, एक क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ rate of a reaction at 25 degree centigrade is R, then calculate rate of reaction at 35 degree centigrade या 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। और दिया है इफ़ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ अल्फ़ा। कोई रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट R है, तो आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन का रेट बताना है। तो एक तो आप डिफिनीशन से कर सकते हैं कि भैया हर बार आप 10 डिग्री का इंक्रीज़ करोगे तो जितना भी उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है उतने टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। जैसे अगर आपने यहाँ पे लिख लिया टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ रिएक्शन है R, अब आपको निकालना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रिएक्शन का Q10 जो है वो अल्फ़ा है, यानी कि हर बार 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे अल्फ़ा टाइम्स हो जाएगा, तो 35 पे कितना हो जाएगा अल्फ़ा R। फिर आपने 10 डिग्री इंक्रीज किया तो 45, तो फिर से अल्फ़ा बढ़ जाएगा, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर R। फिर आपने 10 डिग्री किया, 55 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो फिर से अल्फ़ा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब R। तो एक तो एक जनरल आप डिफिनीशन से कर सकते हैं, दूसरा आप चाहें तो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि T + 10 अपॉन T ये वैल्यू होती है अल्फ़ा के। ठीक है, तो अब T + 10 ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा × T। ठीक है, अब T अगर हम लेके चलें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस समय रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो R के बराबर है, तो T + 10 इसका मतलब हुआ T35 और ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये R है, रेट है T और T पे रेट हो गया R। इसी तरीके से अगर आप T45 निकालोगे तो अल्फ़ा टाइम्स बढ़ेगा, और किसके बढ़ेगा? इसके 10 डिग्री पहले वाले का, तो उसके लिए है अल्फ़ा R, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर R। इसी तरीके से आप
55 के लिए निकालोगे तो अल्फ़ा टाइम्स बढ़ेगा किसका, इसके जस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहले वाले का जो रेट है, तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर आर यानी कि अल्फ़ा क्यूब आर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या इसके लिए हम एक अगर जनरल फार्मूले की बात करें, एक जनरल फार्मूले की बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे आपने निकाला रेट आर प्लस डेल्टा टी अपॉन आर टी, तो ये होता है अल्फ़ा का पावर डेल्टा टी अपॉन 10। अब इस फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन हम कहें कि फॉर ए रिएक्शन रेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज आर एंड temperature coefficient of reaction is alpha, then calculate rate of reaction at 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले तो अल्फ़ा निकाल लो, डेल्टा निकाल लो, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ गया 100। अब फार्मूला लगा दो आर टी प्लस 100 अपॉन आर टी, ये हो जाएगा अल्फ़ा का पावर डेल्टा टी अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा ही रखेंगे और डेल्टा टी के जगह पे आ जाएगा 100 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा के पावर 10। अब यहाँ से अगर आपको आर टी प्लस 100 निकालना है तो ये हो जाएगा आर टी इंटू अल्फ़ा के पावर 10। ठीक है, तो आप इन तीनों तरीक़ों में से जो भी तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ फैक्टर है इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, आप सबको पता है कि कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। क्या करता है बेटा, अल्टर। अल्टर का मतलब कि ये इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। यानी कि जो जनरली बोला जाता है कि कैटालिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। एक्चुअल में कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। और इसी बेसिस पे अगर कोई कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, और अगर कोई कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है बेटा। तो अगर हम बोलें कि कैटालिस्ट क्या है, तो कोई सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन
इज नोन एज कैटालिस्ट। तो उसको, उस सब्सटेंस को कैटालिस्ट बोलेंगे। और ये जो फेनामेना हो रहा है रिएक्शन के रेट को अल्टर करने की, ये जो फेनामेना हो रहा है, इस फेनामेना को हम लोग बोलते हैं कैटालिसिस। एंड द फिनोमिना ऑफ अल्टरेशन ऑफ rate of reaction in presence of catalyst is known as catalysis। तो इस फेनामेना को कैटालिसिस नाम दिया जाता है। फिर यहीं पे हम बोल देंगे कि पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और जो निगेटिव कैटालिस्ट होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। ठीक है। अब कैटालिस्ट से कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं कैटालिस्ट की, उसको ज़रा हम देख लें कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कैटालिस्ट की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करेगा, अल्टर रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसी रिएक्शन के रेट को अल्टर करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कैटालिस्ट की कि ये कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन खर्च नहीं होगा। तो नेवर कंज्यूम इन रिएक्शन। अब खुद ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, खर्च नहीं होता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर तो करेगा लेकिन ये किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, शुरुआत उसकी नहीं करा सकता। रिएक्शन चल रही है, हो रही है, उसमें आपने कैटालिस्ट लगा दिया तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा या घटा देगा, लेकिन खुद रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। तो नेवर इनिशिएट रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की शुरुआत नहीं कराएगा, सिर्फ उसके रेट को क्या करेगा, अल्टर करेगा। फिर कैटालिस्ट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी में कोई चेंज नहीं करेगा। पांचवा क्या है कि ये किसी रिएक्शन की जो भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी ये चेंज नहीं करेगा। तो बोलेंगे डज नॉट चेंज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन। और यहाँ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन से मतलब आप रखेंगे इंथैल्पी से। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन के इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं करेगा, डेट इज़ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच रिएक्शन बोलते हैं। तो कैटालिस्ट के वजह से डेल्टा एच रिएक्शन पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट ये है
कि कैटालिस्ट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, तो इट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये रिएक्शन के रेट को तो अल्टर करेगा, लेकिन रिएक्शन को शुरुआत नहीं कराएगा, एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करेगा, इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं करेगा, तो एक्चुअल में ये करता क्या है? तो ये समझने के लिए कि कैसे कैटालिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शन होती कैसे है। मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन के लिए इफ़ेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनमें आपस में इफ़ेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, और इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए हमने आपको 3 कंडीशन बताए थे, 3 बैरियर बताए थे। तो मेन हमारा होता है एनर्जी बैरियर। जैसे मान लो हम किसी रिएक्शन को कराएं और उसमें जो भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसका ग्राफ खींचे। इधर हमने लिया रिएक्शन कोर्स, मतलब इधर रिएक्शन कंप्लीट होने की, और इधर हम उसमें जो भी एनर्जी है तो इनके बीच में ग्राफ खींचे। तो देखो, सपोज करो कि किसी टाइम पे ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, इतनी ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। ये एनर्जी को हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और आपको ये तो पता ही है कि इन दोनों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये है डेल्टा एच, डेल्टा एच रिएक्शन। और ये कैसे निकालते हैं बेटा? EP माइनस ER, ठीक है। ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, ये एनर्जी है प्रोडक्ट की, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं डेल्टा एच रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखो, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, जो एनर्जी बैरियर होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड लेवल। तो ये एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जब तक रिएक्टेंट की एनर्जी इस थ्रेशोल्ड की लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। मतलब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ये बैरियर जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है, ये क्रॉस करना पड़ेगा। अब इसकी एनर्जी है इतनी और रिएक्शन होने के लिए इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी देनी पड़ती है इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी। भाई रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये इस लेवल पे है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये रिएक्टेंट जो एनर्जी बैरियर है जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट की जिस पे ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी आपको देनी पड़ रही है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी
कम होगी। ठीक है, तो ये तो जनरल पैटर्न है। अब ये रिएक्शन सपोज करो कि किसी कैटलिस्ट के अब्सेंस में हो रहा है, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं लगाया गया है। तो देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इतनी है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी और इसी के करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और ये है इसका थ्रेशोल्ड लिमिट। जब तक इस थ्रेशोल्ड लिमिट को ये क्रॉस नहीं करेगा रिएक्टेंट, तब तक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब कैटलिस्ट क्या करेगा, मान लो हमने इसी रिएक्शन पे कैटलिस्ट लगा दिया और वो है पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, देखो रिएक्टेंट के एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये रिएक्टेंट ही होगा। प्रोडक्ट की एनर्जी पे भी कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं आया है तो इनका डेल्टा एच भी पहले जितना ही रहेगा, ई पी माइनस ई आर। तो यही हम लोग कह रहे थे कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी, प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी और इनकी इंथैल्पी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। ना इसमें कोई चेंज करेगा, ना इसमें कोई चेंज करेगा, ना इनके डिफरेंस के बीच में कोई चेंज करेगा। तो करेगा क्या, अगर ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना बेटा, यहाँ पे इस लेवल पे है इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, तो इस थ्रेशोल्ड लिमिट को और नीचे ले आएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट को, ये पहले थी थ्रेशोल्ड लिमिट, तो इस थ्रेशोल्ड लिमिट को इसने कम कर दिया। अब अगर ये कम कर दिया तो रिएक्टेंट को इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या कर दिया, पॉजिटिव कैटालिस्ट ने कम कर दिया। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट इतनी बड़ी थी और यहाँ पे इसको इतना कम करके इतना कर दिया। अब कम करने से क्या हुआ, अब जो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू भी कम हो गई। देखो यहाँ पे जब कैटालिस्ट नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी और जैसे ही कैटालिस्ट लगाया, इस थ्रेशोल्ड को नीचे किया, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हुई तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में कैटालिस्ट ने क्या किया, कैटालिस्ट ने क्या किया कि थ्रेशोल्ड लिमिट को कम कर दिया और थ्रेशोल्ड लिमिट को कम करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्शन को कराने की जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कम हो गई और रिक्वायर्ड एनर्जी कम हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव कैटालिस्ट था। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या करेगा। रिएक्टेंट की एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं करेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं करेगा, तो डेल्टा एच में भी कोई चेंज नहीं होगा। करेगा क्या, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट पहले थी, इस थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा देगा और ऊपर कर देगा। जैसे ये पहले थी तो इसको और ऊपर कर देगा थ्रेशोल्ड लिमिट को। अब थ्रेशोल्ड लिमिट नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी तो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और अगर आप ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो एक्चुअल में कैटालिस्ट कर क्या रहा है, ये रिएक्शन के जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ा देता है या घटा देता है। और थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाने या घटाने से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है या घट जाती है और उसी के करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैटालिस्ट प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी, रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी और इंथैल्पी ऑफ
रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये सिर्फ थ्रेशोल्ड की लिमिट को अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो कम कर देगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और अगर निगेटिव कैटालिस्ट है तो थ्रेशोल्ड की लिमिट को और बढ़ा देगा, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे इफ़ेक्ट थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और आपके कोर्स में मैकेनिज़्म पे नहीं जाना है, हम सिर्फ मैकेनिज़्म इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बतानी है। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन की मैकेनिज़्म की बात करें तो रिएक्शन की मैकेनिज़्म के बेसिस पे दो तरह की रिएक्शन होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप। मैकेनिज्म के बेसिस पे रिएक्शन दो तरह की होती हैं। इसमें पहली वाली को हम बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, या इसी का नाम है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसी का तीसरा नाम है सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमको सिर्फ सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन पढ़ना है। अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है बिना इंटरमीडिएट इन्वॉल्व किए, सिंगल स्टेप में हो जाती है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। और कोई रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में होती है जिसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हमें पढ़ना है सिर्फ सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इसके डिफिनीशन में अब ये बोलेंगे कि ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो रिएक्शन विच completes in a single step, ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उनको सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन हैं उसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है या रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो ये भी लिख लो एक पॉइंट, इन सिंपल रिएक्शन देयर इज नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, SN1 SN2। तो ये रिएक्शन वन स्टेप है, और वन स्टेप है तो सिंगल स्टेप में बनेगी और फिर उसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। और जो तीसरी बात है कि जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उन्हीं के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो बोलेंगे वी कैन डिफाइंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है
कि जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं उनके लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। बाकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की बात नहीं की जाती है। मॉलिक्यूलरिटी की बात सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए की जाती है। तो फिर देखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है। यही चीज़ हमको पढ़ना था, इस वजह से हम मैकेनिज़्म के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस कराए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो गया मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान रखना बेटा कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बात करेंगे। और ये होता क्या है? ये होता है नंबर ऑफ स्पीसीज़, और वो स्पीसीज़ एटम हो या आयन हो या कोई मॉलिक्यूल हो। नंबर ऑफ स्पीसीज़ taking place, number of species taking part in a elementary chemical reaction which must collide simultaneously in order to complete the reaction। जैसे मान लो कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, समझ लो, मतलब डिफिनीशन तो जो है वही है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन को कराने के लिए कितने मॉलिक्यूल या स्पीसीज़ एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, जिसके वजह से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, वही नंबर कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो हम कहें कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और आपको ये पहले से बता दिया गया है कि ये जो रिएक्शन लिखी गई है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रिएक्शन कोलाइड करने के लिए ए के ए मॉलिक्यूल और बी के बी मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करेंगे, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब मॉलिक्यूलरिटी किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उन्हीं का सम मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 या 3 हो सकती है। इस पर डिपेंड करेगा कि एक साथ एक ही मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है कि 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। इस बेसिस पे कि एक साथ कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 या 3 हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना है आपको कि मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ये कभी 0 नहीं हो सकती। अब 0 हम मॉलिक्यूलरिटी क्या बोल रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं एक साथ, तो 0 मॉलिक्यूल कोलाइड होने का कोई सेंस नहीं है।
निगेटिव मॉलिक्यूल कोलाइड होने का कोई सेंस नहीं है, फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल कोलाइड होने का कोई सेंस नहीं है। तो मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 1, 2 और 3 हो सकती है। और इसी बेसिस पे कि मॉलिक्युलरिटी 1 है कि 2 है कि 3 है, हम लोग रिएक्शंस का नाम देते हैं। अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 है तो उसको बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मॉलिक्युलरिटी 2 है तो उसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी जो रिएक्शन होंगी, टाइप ऑफ रिएक्शन होंगी, वो होंगी यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है बेटा? 1 है। यानी कि ऐसी रिएक्शंस को होने के लिए एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर मॉलिक्युलरिटी 2 है तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या बोलेंगे कि ऐसी रिएक्शन जिसको प्रोसीड करने के लिए 2 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर 3 मॉलिक्यूल, किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 3 है तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ 3 मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा और तब जाके प्रोडक्ट बनेगा तो उसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या मॉलिक्युलरिटी 4 हो सकती है? तो मॉलिक्युलरिटी 4 नहीं हो सकती। ऐसे रिएक्शंस नेचर में नहीं है जिनकी मॉलिक्युलरिटी 4 है। इसका कारण क्या है कि रिएक्शन होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। और एक साथ एक ही टाइम पे 4 मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर लें, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। एक मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर सकता है, 2 मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे एक दूसरे के साथ इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, लेकिन 4 मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे एक साथ इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर सकते या इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसीलिए आपको मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मॉलिक्युलरिटी 1, 2 या 3 में से कुछ होगा, 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल का एक ही टाइम पे साइमल्टेनियस कोलिजन करके, इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत कम है। मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शनल नहीं होगी। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस लिखने को आता है, तो यही सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? तो सिंपल सा आंसर है कि एक ही टाइम पे साइमल्टेनियस 4 मॉलिक्यूल का इफेक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी 0 है। इस वजह से मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, अब कुछ एक पॉइंट्स हैं मॉलिक्युलरिटी से रिलेटेड, वो देख लो ज़रा। सिंपल से पॉइंट है। हमने आपसे ये कहा कि मॉलिक्युलरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकाली जाती है। जो मॉलिक्युलरिटी होती है ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है। और एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है
तो जो स्टेप है वही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक ही स्टेप है, वही स्टेप तो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगा। और अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है और वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो जो रेट लॉ बनेगा उस रिएक्शन का, उस पे आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हो। मतलब समझना, जैसे मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, और इस रिएक्शन के लिए पहले से आपको बता के रखा है कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो सिंगल स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप में होगी, तो जो सिंगल स्टेप है वही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब अगर इसका रेट लॉ आप लिखो और ये दिया हुआ है कि A के पावर x और B के पावर y, तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का रेट लॉ आप रिएक्शन को देख के और उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के कर सकते हो। तो अगर इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओगे तो ये बनेगा कि A के पावर A और B के पावर B, और ये दोनों ही आपस में सेम होंगे। कहने का मतलब ये निकल के आया कि A की वैल्यू x के बराबर होगी और B की वैल्यू y के बराबर होगी। मतलब कि जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनका रेट लॉ आप लॉ ऑफ मास एक्शन से निकाल सकते हो, या दूसरे शब्दों में कहो कि जो रिएक्शन का रेट लॉ होगा उसमें जो रिएक्टेंट की जो पावर होंगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो पावर होंगे वो स्टोइकियोमेट्री के बराबर होंगे। ठीक है बेटा, अब आपको दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ आप लॉ ऑफ मास एक्शन से डिराइव कर सकते हैं। जैसे अब तक हम लोग कह रहे थे कि नहीं, रिएक्शन को देख के हम लोग उसका रेट लॉ नहीं बता सकते, उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर और उसका रेट लॉ नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपको पहले ही बता दिया है कि गिवन रिएक्शन इज़ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो उस केस में आप उसका रेट लॉ, उसका ऑर्डर सब कुछ बता सकते हो। जैसे फिर से वही हमने AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD आपसे कहा कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप इसका रेट लॉ बता दोगे। रेट लॉ होगा कि A के पावर A और B के पावर B, इस रिएक्शन का ऑर्डर A प्लस B, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी A प्लस B, आपने सब कुछ बता दिया। अब देखो एक नई चीज़ निकल के आई कि जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। हर एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा सेम होगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी विल बी सेम। मतलब किसी रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो
इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होगी। तो अगर कोई यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो इसका मतलब उसका आर्डर भी 0 होगा। तो जितनी भी एलिमेंट्री यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं वो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होती हैं। इसी तरह से कोई एलिमेंट्री बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सेकेंड आर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड आर्डर रिएक्शन है। अब देखना बेटा, एक आर्डर हम लोगों ने पढ़ा था जीरो आर्डर रिएक्शन, जीरो आर्डर रिएक्शन। तो जीरो आर्डर रिएक्शन है, हम एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए माने कि जीरो आर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। मान लिया कि जीरो आर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 0। और आपने कहा था कि 0 कभी भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, यानी कि जितनी भी जीरो आर्डर रिएक्शन होती हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती हैं। मतलब जीरो आर्डर रिएक्शंस आर नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। क्योंकि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी जितना आर्डर है उतनी ही मॉलिक्यूलरिटी होनी चाहिए, और मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब जीरो आर्डर की रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो जितनी भी रिएक्शन का आर्डर फ्रैक्शनल आएगा कभी भी वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होंगी। किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकता तो जीरो आर्डर की रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता तो फ्रैक्शनल आर्डर की रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि निगेटिव आर्डर की रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इसी के बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यह स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है बेटा? जैसे मान लो किसी रिएक्शन का आपने आर्डर निकाला, एक्चुअल आर्डर निकाला 2, और जब उसकी काइनेटिक्स पढ़ने जाओ तो काइनेटिक्स हम लोग उससे डिक्रीज आर्डर से, 2 था आर्डर और उसकी काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हो फर्स्ट आर्डर से, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्यूडो आर्डर रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल हमने CH3COO CH3COO और फिर CH3 है। ठीक है, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें H2O एसिड के प्रेजेंस में तो ये बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। अब सपोज करो कि अगर इसका रेट ला हम लिखेंगे तो रेट बराबर आ जाएगा K CH3COO CH3 और फिर इधर आ जाएगा H2O। अब अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है बेटा तो इसका आर्डर क्या होगा? 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी? 2। ठीक है, तो इस रिएक्शन का एक्चुअल आर्डर क्या है? एक्चुअल आर्डर 2 है। अब जब ये रिएक्शन कराई जाए तो अगर हम
जो वाटर है इसको एक्सेस में ले लें, एक्सेस में ले लें, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लें। तो ज़्यादा अमाउंट का मतलब ये हुआ कि अब H2O का जो कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो इसके कंसंट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये H2O का कंसंट्रेशन अब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब रेट ला एक्सप्रेशन क्या बनेगा, के CH3COO और ये CH3 या C2H5 जो भी है। फिर इसके बाद अब ये कांस्टेंट है तो H2O का एक्टिव मास कांस्टेंट। अब देखो ये K भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा K डैश, और ये हो जाएगा CH3COO और CH3। ठीक है, अब नया रेट ला ये बन गया। अब इस रेट ला से अगर आर्डर निकालो तो आर्डर कितना आएगा, 1। एक्चुअल में इस रिएक्शन का आर्डर कितना था बेटा, आर्डर था 2। और जब इसमें आपने एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में रख लिया तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो नया रेट ला बनेगा उसके रिस्पेक्ट में आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस रिएक्शन की जो भी स्टडी की जाएगी वो सेकेंड आर्डर से नहीं बल्कि फर्स्ट आर्डर से की जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो आर्डर रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि किसी रिएक्शन का एक्चुअल आर्डर कुछ और हो और उसमें किसी एक कंपोनेंट को आप लार्ज एक्सेस में ले लो, जिसके वजह से अब रिएक्शन का रेट उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो रिएक्शन का आर्डर अब पहले से कम हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिनका एक्चुअल आर्डर कुछ और था और स्टडी उससे एक कम आर्डर से की जा रही है, उस रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो आर्डर रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन को हम बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। एक्चुअल में ये सेकेंड आर्डर की रिएक्शन थी, लेकिन स्टडी किससे की जाएगी, फर्स्ट आर्डर से। स्यूडो सेकेंड आर्डर रिएक्शन मतलब जिसकी एक्चुअल आर्डर कितना था, 3 था, और इसकी स्टडी किससे की जाएगी, सेकेंड आर्डर से, तो उसको बोलेंगे स्यूडो से। हमेशा कम आर्डर से उसकी स्टडी की जाएगी, आर्डर जो एक्चुअल आएगा उससे कम आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।